संगठन से जुड़ी पहली जानकारी सन 1980 के दशक के दौरान मिली थी। एक अनुमान के अनुसार इस संगठन में 1500 से 2000 कर्मियों की संख्या का अनुमान लगाया गया था। इस एजेंसी में मिलिट्री में काम कर रहे या काम कर चुके अधिकारियों को शामिल किया जाता है। इस एजेंसी के 8 डिपार्टमेंट हैं। पहला, कलेक्शन के कार्य के लिए विदेशों में राजनीतिक और अनधिकृत मिशन चलाना, जिसमें शामिल हैं 30 से 40 लोग। दूसरा, स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन, जिसे मैकसादा भी कहा जाता है। इसका काम हत्याओं, पार्लियामेंट्री ऑपरेशन और मानसिक युद्ध पर काम करना, प्रचार युद्ध और धोखाधड़ी जैसे काम मुख्य उद्देश्य हैं। तीसरा, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी। ये दोनों डिपार्टमेंट खुफिया जानकारी को एकत्रित करने, उनका विश्लेषण करने और उच्च तकनीकी से जासूसी हथियारों को विकसित करने का काम करना है। मोसाद के निदेशक की पहचान परंपरागत रूप से एक रहस्य से कम न थी, या ये कह सकते हैं कि व्यापक रूप से प्रचारित नहीं थी। मार्च 1996 में इजराइल सरकार ने मोसाद के निदेशक के रूप में शबाताई शावित की नियुक्ति की। शबाताई शावित ने 1996 की शुरुआत में इस्तीफा दे दिया। फिर शबाताई शावित की जगह मेजर जनरल डैनी याटोन की नियुक्ति की घोषणा की गई। इस घोषणा के बाद मोसाद के निदेशक की पहचान हुई। सितंबर 2002 में मीर डागत को नए मोसाद के निदेशक के रूप में नामित किया गया। लगभग 1 दशक तक मोसाद की कमान संभाले मीर डागत का बयान भी हमारी इस बात की तस्दीक करता है। मीर डागत कहते हैं, जब मैं लेबनान में लड़ रहा था तो उस वक्त हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही था, दुश्मनों का खात्मा, चाहे इसके लिए किसी भी रास्ते को अख्तियार करना पड़े। डागत बताते हैं कि एक मिशन के दौरान वो एक घर में घुसे और घुसते ही उन्होंने ताबड़तोड़ हमला कर दिया। जब उन्होंने गोलियों की बरसात बंद की तो देखा कि एक शख्स के सिर में इतनी गोलियां लगी थीं कि उसका सिर धड़ से अलग हो गया था। उसके सिर के पास उसकी बीवी और 4 बच्चों की लाशें पड़ी हुई थी। इतनी बेरहमी से हत्या के बावजूद उनके चेहरे पर शिकन की कोई लकीर नहीं थी। हम अब तक मोसाद के खतरनाक, बेरहम और कातिलाना मिशंस की बात कर रहे हैं। मोसाद इस जमीन पर कोई दोस्त नहीं बनाता, ये उनकी शैली है। हर जगह उन्हें अकेले ही जाना है। मोसाद का मानना है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ने वाली दुनिया की किसी भी एजेंसी से वो बेहतर हैं। उनका हर मिशन उनकी क्रूर और कातिल सोच का नतीजा है। वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे मोसाद द्वारा अंजाम दिए गए बेहद चर्चित मिशंस के बारे में। पेश है जादू। पापा, जादूगर से बोलिए ना कि केबल के सिग्नल्स को ठीक कर दे। आ गया और देता हूँ एक आवश्यक सूचना तुम्हें और तुम्हारे केबल ऑपरेटर को। जी हाँ, सरकार ने डिजिटाइजेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है और 31 मार्च 2013 से इन 15 राज्यों के 38 शहरों में ये प्रक्रिया लागू हो रही है। इसलिए सेट टॉप बॉक्स लगाना हो गया है अनिवार्य। सेट टॉप बॉक्स से मिलेंगे डिजिटल सिग्नल्स, जिससे सभी चैनल्स की क्वालिटी होगी बेहतरीन। इसलिए आज ही अपने केबल ऑपरेटर को बुलाओ और सेट टॉप बॉक्स लगवाओ। डिजिटाइजेशन अपनाओ, ढेरों फायदे पाओ। होम शॉप 18, भारत का पहला और सबसे बड़ा शॉपिंग चैनल अब आ रहा है आपके फेवरेट ETV नेटवर्क पर रात 12:30 बजे अपने सबसे पॉपुलर प्रोडक्ट्स लेकर।
खरीदिए वो पॉपुलर ब्रांड्स जो दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में लोग खरीद रहे हैं, सही कीमत और जबरदस्त डिस्काउंट्स के साथ। ऑर्डर कीजिए और पाइए प्रोडक्ट्स की डिलीवरी घर तक बिल्कुल मुफ्त। देखिए होम शॉप 18 के बेहतरीन प्रोडक्ट्स रात 12:30 बजे। रसोई से होली स्पेशल 25 और 26 मार्च दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। मिराज शुद्ध ऑयल सोप। मोती सन्स ज्वेलर्स, टॉक रोड और जौहरी बाजार। तमाम रोशनी के बीच जिसने पल के नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास तक बगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापेकर उस कार को लाऊंगा आप तक, दिल से, हर रविवार शाम 4:30 बजे। कुछ पुरानी यादें होंगी ताजा, चंद संजीदा, चंद हल्के फुल्के पल भी। जानी मानी हस्तियों से मालूम करेंगे उनकी सफलता के राज। बातों बातों में उठेगा पर्दा कुछ अनछुए अनदेखे पहलुओं से। देखिए दूसरा पहलू। देखिए ईटीवी राजस्थान सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 822, एयरटेल पर चैनल नंबर 288, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 162, बिग टीवी पर चैनल नंबर 418, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 748। देखिए आपका अपना चैनल। पीवीसी, दुनिया को है जिस पे भरोसा। हमारा टीवी प्रोग्राम ग्लोबल इंडिया जोड़ेगा आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ईटीवी के दर्शकों के लिए बीबीसी के मजे हुए रिपोर्टर डालेंगे खबरों में जान। ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। टीवी स्क्रीन पर उभरेगी हर रोज बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। आपके जीवन से जुड़े संसार भर के समाचार, राजनीति से टेक्नोलॉजी तक। मैं रूपा झा लेकर आऊंगी ग्लोबल इंडिया ईटीवी पर। समस्या आपकी, पैरवी हमारी। विकास के मुद्दों पर क्या कहना चाहते हैं, क्या सुझाव देना चाहते हैं? मुद्दों को सिर्फ उठाते ही नहीं, जड़ तक पहुंचते हैं। सरकार सड़क बनाएगी, पीडब्ल्यू बनाएगी। सरकार की जो मंशा है उस पर शंका जरूर। जनता के दरबार में लाते हैं जन नेता और अधिकारियों आम जन भी इसमें अपनी भूमिका निभाए। सब मिलकर सामूहिक प्रयास करें, हाथ हल निकालने की करते हैं पहल। समाधान हो जाएगा। किसी की भी सरकार आवे लेकिन बांसवाड़ा का विकास होवे। मुद्दे अनेक, मंच एक, जनमंच। देखिए इस समय पर। रंग हवा में, रंग फिजा में, रंग हो हर बात में। असली रंग तो तब चढ़ेगा होली मने संगीनी के साथ में। पहले आई थिंक ज्यादा ट्रेडिशनल होती थी। रंगों का भी जो इस्तेमाल होता था वो बिल्कुल हर्बल कलर्स थे। आजकल तो मिलावट बहुत होने लगी। मैं कोशिश करती हूँ जितना हो सके हम लोग हर्बल कलर्स को ही यूज करें। मां लाशऊरी तौर पे शेरों में आ गई, जन्नत में एक पेड़ गजल का भी। हम लोग नए मुल्क बना सकते हैं, तहजीब की तकसीम नहीं हो सकती। कृपा करो महाराज मुइन। महफिल शनिवार रात 11 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। मध्य अफ्रीका में मोसाद के ऑपरेशंस का स्वर्णिम इतिहास रहा है। यहां उसने दुनिया की किसी भी एजेंसी से बेहतर काम किया है। मध्य अफ्रीका में चाइनीज सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस को मोसाद ने बाहर का रास्ता दिखाया। क्यूबा के फिदेल कास्त्रो की क्रांति मध्य अफ्रीका में मोसाद की वजह से प्रभावी नहीं हो सकी। एक बेहद घिनौनी लड़ाई में मोसाद ने केजीबी को हराया और उसे कांगो में आने से रोक दिया। अपने टारगेट को आइडेंटिफाई कर दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ निकाल खत्म करने में मोसाद को महारत हासिल है।
मोसाद का मानना है कि उसके दुश्मन हत्या की कई वारदातों को अंजाम देकर पड़ोसी अरब देशों में छिप जाते हैं, जिससे उन पर मुकदमा चलाना मुमकिन हो ही नहीं सकता। उन्हें खोज निकालना सिर्फ मोसाद के ही बूते की बात है। मोसाद के निदेशक का मानना है, मैं जब कभी किसी शख्स की आंखों में चालाकी और साजिश की भूख देखता हूं तो हमेशा उसे खत्म कर देने की ही कोशिश करता हूं, ताकि उसकी आंखों में खौफ देख सकूं, उसके जहन के खौफ को उसकी सांसों में महसूस कर सकूं। इसके लिए मैं कभी अपने हाथ में चाकू तो कभी साइलेंसर युक्त बंदूक का इस्तेमाल करता हूं, और हत्या की अपनी इस कोशिश पर मुझे कोई मलाल नहीं। हमीर अमित मोसाद के सबसे खतरनाक और कुछ अलग सोचने वाले प्रमुखों में से एक था। वो अपने मिशन की सफलता सुनिश्चित करने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाता था, यहां तक कि उसने इसके लिए महिलाओं को भी तैयार किया। हम आपको बता दें कि महिलाओं का इस्तेमाल उसने सैनिक के तौर पर नहीं किया, फिर भी मीर अमित का यह हथियार एक सैनिक के जज्बे, जासूस की जाबाजी से कहीं अधिक कारगर था। उसके हथियार का निशाना हमेशा अचूक होता, लेकिन महिलाएं किस तरह मोसाद के काम आती थीं, इसका खुलासा खुद मीर अमित ने किया। मीर अमित के मुताबिक महिलाओं के जरिए वे किसी राज या खुफिया जानकारी को बड़ी आसानी से हासिल कर सकते हैं। इस तरह मोसाद अपने मिशन के प्रति जज्बे और जुनून के लिए जाना जाता है। सफलता हासिल करने के लिए वो न सिर्फ जोखिम उठाती है, बल्कि हर तरह के हथकंडे भी अपनाती है। हथकंडे इसलिए कि दुश्मनों की तमाम अहम जानकारियां उसके पास रहे, जिससे किसी भी मिशन की सफलता सुनिश्चित की जा सके। मोसाद को मौजूदा दौर की सबसे कुशल खुफिया एजेंसियों में से एक माना जा सकता है। इसके खाते में कामयाबी के कई किस्से जुड़े हैं। अपनी गतिविधियों को बेहद क्रूरता से अंजाम देने के लिए मोसाद कुख्यात है। मोसाद के ऑपरेशंस दुनिया के हर कोने में हुए हैं, और एक ऐसा ही खौफनाक और सनसनीखेज ऑपरेशन है गेस्टापो के मुखिया अडोल्फ आइकमैन को ढूंढ निकालना। आइकमैन जर्मनी की पराजय के बाद जर्मनी से अपनी सारी पहचान मिटाने के बाद अर्जेंटीना में जा चुका, और अर्जेंटीना में आइकमैन रिकार्डो क्लेमेंट के नाम से रहने और मर्सिडीज बेंज में एक मामूली मजदूर का काम करने लगा। परंतु आइकमैन शायद भूल गया था कि उसका पाला इजराइल की जासूसी संस्था मोसाद के शातिर जासूसों से पड़ने वाला है। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद आइकमैन अमेरिकी सेना की गिरफ्त में आ गया, लेकिन तकदीर ने यहां भी आइकमैन का ही साथ दिया। दरअसल अमेरिकी अधिकारियों को आइकमैन की असलियत का कतई अंदाजा नहीं था। नतीजतन वह अमेरिकी हिरासत से आजाद होने में सफल हो गया। अमेरिकी सेना से बचने के बाद वो कई सालों तक जर्मनी में ही खुफिया ठिकानों पर छिप कर रहा। इस बीच पकड़े जाने का डर उसे हमेशा नजर आता रहा। जर्मनी में ही अब उस पर शिकंजा कसने की तैयारी होने लगी। इस खतरे को भांपकर आइकमैन ने जर्मनी छोड़ना ही बेहतर समझा। 1950 में वो इटली पहुंचा तो उसके पीछे पहुंची इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद। आइकमैन मोसाद की पकड़ में आते आते बच निकला था। हर बार हर दफा वो इजरायलियों को चकमा दे रहा था। इटली पहुंची मोसाद की टीम को भी निराशा ही हाथ लगी। कहां था आइकमैन, और क्या वो इटली आया था? क्या था उसका रिश्ता रिकार्डो क्लेमेंट के साथ? ये सब जानेंगे इस ब्रेक के बाद। गुलाल बिरज में होरी खेलत बनवारी।
रसोई से होली स्पेशल 25 और 26 मार्च दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। मिराज शुद्ध ऑयल सोप, मोती सन्स ज्वेलर्स, टॉक रोड और जौहरी बाजार। सिर्फ आस पड़ोस की खबरें ही नहीं, एक जिम्मेदार नागरिक के लिए प्रदेश के साथ देश भर की खबरें भी जरूरी, क्योंकि आपका वास्ता है उनसे। इसलिए देखिए राष्ट्रीय समाचार इस समय पर। अब सिर्फ बड़े शहरों की चकाचौंध ही नहीं, छोटे शहरों के भी होंगे जलवे। खबरें सिर्फ बड़े शहरों की नहीं, छोटे शहरों की भी मिलेंगी। मारो शहर में, देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं जागो पार्टी का मिशन 2013, आरक्षण का अंत। मिराज शुद्ध ऑयल सोप, कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। JECRC University, build your world। दिन भर खबरें जो बनाते हैं, जहां बनती हैं, जिनसे शुरू होती हैं, जिनसे जुड़ी होती हैं। रात 9 बजे सबकी नजर टिकी होती है न्यूज एट 9 PM पर। दिन भर की खबरों का अपडेट। सुबह की किरण नहीं तो सुबह कैसे? सवेरे गर्म चाय की चुस्की नहीं तो ताजगी कैसी? खबर ताजी नहीं तो सुबह की खबर कैसी? इसलिए देखिए सुबह सवेरे ताजा खबरें। सुप्रभात राजस्थान में हर सुबह 7 बजे। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ, विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर, कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता, देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। नमस्कार, हाजिर हूँ मैं प्रवीण दत्ता, लिए आपका फेवरेट क्राइम शो दास्ताने जुर्म। जब हैवानियत के तूफान में करहा उठे इंसानियत, जब जुर्म के सन्नाटे में गूंजने लगे मजलूमों की सिसकियां, तब उस खामोश जुर्म को हम देते हैं मुकम्मल आवाज और करते हैं आपको बाखबर, ताकि आप न हो जाएं किसी की खौफनाक बदनीयत के शिकार। देखिए दास्ताने जुर्म सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल पर। खंडूरी हार गए तो आपको कैसा लगा रिश्तेदार के नाते? मैं उनके खिलाफ प्रचार करने गया, वो मेरे खिलाफ प्रचार करने आ गया। तो राजनीति अपनी जगह, लेकिन संबंध बहुत मधुर है। जो मेरी मदद हो सकती है, जितना मोबिलाइजेशन में मैं भाग ले सकती हूँ, मैं जरूर। और आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट आपको सपोर्ट करेगी? भ्रष्टाचार के विषय में 100 केसेस में एक साथ मैंने सबको रद्द करवाया। हर सवाल के जवाब, क्योंकि वो होंगे आमने सामने। रंग हवा में, रंग फिजा में, रंग हो हर बात में। असली रंग तो तब चढ़ेगा होली मने संगीनी के साथ में। पहले आई थिंक ज्यादा ट्रेडिशनल होती थी, रंगों का भी जो इस्तेमाल होता था वो बिल्कुल हर्बल कलर्स थे। आजकल तो मिलावट बहुत होने लगी। मैं कोशिश करती हूँ जितना हो सके हम लोग हर्बल कलर्स को ही यूज करें। कुछ तो है में आज आप देख रहे हैं मोसाद मतलब मौत। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे आइकमैन की तलाश में इटली पहुंची मोसाद की टीम की। सच तो यह है कि आइकमैन कभी इटली आया ही नहीं और जो शख्स जर्मनी से इटली पहुंचा उसका नाम था रिकार्डो क्लेमेंट। दरअसल यही वो नाम था जो आइकमैन ने अपनी पहचान छुपाने के लिए रखा था।
इटली में ही आइकमैन की दोस्ती एक बिशप एलोडस ह्यूडल के साथ हुई। बिशप के जरिए वो रेड क्रॉस सोसाइटी की मदद से मानवीय आधार पर अर्जेंटीना का पासपोर्ट और वीजा हासिल करने में सफल हो गया। ये एक संयोग ही था कि एक ऐसे आदमी को मानवीय आधार पर मदद मिली जिसने लाखों बेगुनाहों का बेरहमी से कत्ल किया। लेकिन ये मदद एडोल्फ आइकमैन को नहीं बल्कि रिकार्डो क्लेमेंट को मिली थी, यानी उस शरणार्थी को जिसने अपनी असली पहचान छुपा रखी थी। इस तरह 15 जुलाई 1950 को वो इटली से अर्जेंटीना पहुंचा, लेकिन 10 सालों तक मोसाद की आंखों में वो धूल झोंकता रहा और अपनी जिंदगी मजे से काटता रहा। आइकमैन ने अपना नाम तो बदल दिया था, लेकिन अपनी पत्नी और बच्चों का नहीं, और यही चूक उस पर बेहद भारी पड़ी थी। आइकमैन की पहचान उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी लोथर हरमन ने, जो एक जर्मन यहूदी था। लोथर को आइकमैन के बारे में जानकारी उसकी अपनी बेटी सिल्विया से मिली थी, जो आइकमैन के बेटे क्लाउस आइकमैन की अच्छी दोस्त थी। लोथर हरमन ने ये जानकारी मोसाद एजेंट श्लोमो कोहेन को दी। जब ये सुनिश्चित हो गया कि रिकार्डो क्लेमेंट ही एडोल्फ आइकमैन है, तो एक कोवर्ट मिशन के तहत मोसाद ने 11 मई 1960 को आइकमैन को हिरासत में ले लिया। एडोल्फ आइकमैन को पकड़ने में मोसाद को काफी मेहनत मशक्कत करनी पड़ी। तयशुदा दिन जब आइकमैन निर्धारित बस में नहीं मिला तो मोसाद के एजेंट्स परेशान हो गए। लगभग 1.5 घंटे के बाद आइकमैन एक बस में मिला तो एक मोसाद के एजेंट ने उससे स्पेनिश में कहा कि उसके पास 1 मिनट है। ये सुनकर आइकमैन भयभीत हो गया और भागने लगा। क्लेमेंट जैसे ही मुड़ा, उस पर उन लोगों ने धावा बोल दिया और उसे अपने कब्जे में ले लिया। एडोल्फ आइकमैन अब मोसाद की गिरफ्त में आ चुका था। इसके बाद आइकमैन पर मुकदमों का दौर चला। आइकमैन की गिरफ्तारी एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गई थी। कई देशों में तनाव का माहौल बना रहा, लेकिन इन सब का इजराइल पर कोई असर नहीं पड़ा। 31 मई 1962 को आइकमैन को फांसी दे दी गई। इस तरह मोसाद के काफी प्रयासों के बाद लाखों यहूदियों की हत्या के गुनाहगार को उसके अंजाम तक पहुंचाया जा सका। मोसाद का जबरदस्त नेटवर्क, अंत तक हार न मानने का जज्बा और अपने टारगेट को दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ निकालने का हौसला ही उसे बनाता है दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी। अगले भाग में हम जानेंगे मोसाद के कुछ और सनसनीखेज ऑपरेशंस और काम करने के तरीके के बारे में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। हम आपसे फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी चैनल पर। नमस्कार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे अंडर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। आप देख रहे हैं ईटीवी राजस्थान। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आज ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने के लिए डरबन रवाना हो रहे हैं। 26 और 27 मार्च को होने वाले ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए मनमोहन सिंह के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी जा रहा है, जिसमें वित्त मंत्री पी चिदम्बरम, वाणिज्य और उद्योग मंत्री आनंद शर्मा और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन शामिल हैं। दुनिया की 5 उभरती अर्थव्यवस्था वाले देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका इस बार ब्रिक्स विकास बैंक को लॉन्च करने का ऐलान कर सकते हैं। साथ ही ये देश अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के सुधार के रास्तों पर भी चर्चा करेंगे।
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अपनी 4 दिवसीय यात्रा में चीन के नए राष्ट्रपति जी जिनपिंग से भी मुलाकात करेंगे। ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में इस बार अमेरिकी डॉलर या यूरो के बदले अपनी मुद्रा में व्यापार करने को लेकर भी आपसी सहमति बनाने की कोशिश होगी। डरबन में होने वाले इस सम्मेलन के दौरान उम्मीद की जा रही है कि भारत दक्षिण अफ्रीकी व्यापारिक संबंध को भी नए पंख लगेंगे। वहीं 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में एक बार फिर पीएम की भूमिका पर सवाल खड़े हुए हैं। 2G स्पेक्ट्रम घोटाले के मुख्य आरोपी और पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा ने एक बार फिर दोहराया है कि 2G लाइसेंस आवंटन प्रक्रिया के बारे में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और तत्कालीन विदेश मंत्री प्रणब मुखर्जी को भी जानकारी थी। साथ ही ए राजा ने इस मामले में अटॉर्नी जनरल जीई वाहनवती पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। ए राजा ने ये जानकारी जेपीसी को दी है। ए राजा ने ये बातें जेपीसी द्वारा भेजी गई प्रश्नावली के जवाब में कही। इधर ए राजा के बयान के बाद भाजपा ने पीएम को फिर निशाने पर लिया है। भाजपा सांसद कीर्ति आजाद ने कहा कि ए राजा के बयान से ये बात साफ हो गई है कि 2G स्पेक्ट्रम आवंटन की जानकारी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी थी। कीर्ति आजाद ने कहा कि ये बात भाजपा बहुत पहले से कहती आ रही है, लेकिन कांग्रेस इस बात को छिपाने की नाकाम कोशिश करती आ रही है। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री वी नारायणसामी ने बताया कि सरकार प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में संशोधन कर रही है और इस तरह के मामलों में भ्रष्टाचारियों का साथ देने वालों पर भी कार्रवाई हो सकती है। वहीं नारायणसामी ने उन खबरों का भी खंडन किया है कि केंद्र के इशारे पर सीबीआई ने डीएमके नेता स्टालिन के घर छापेमारी की है। नारायणसामी ने ये भी कहा कि स्टालिन के घर सीबीआई छापेमारी का समय ठीक नहीं था। आपको बता दें कि इससे पहले मनमोहन सिंह और पी चिदम्बरम भी कह चुके हैं कि छापेमारी का समय ठीक नहीं था। हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी लियाकत शाह की गिरफ्तारी मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने रविवार को एक संदिग्ध का स्केच जारी किया है। स्पेशल सेल ने गेस्ट हाउस की सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ये स्केच जारी किया है। स्केच उस संदिग्ध का है जो जामा मस्जिद के पास स्थित हाजी अराफात गेस्ट हाउस में कमरे बुक कराने पहुंचा था। वहीं दिल्ली पुलिस ने एक बार फिर दोहराया है कि आतंकी लियाकत आत्मसमर्पण करने नहीं आ रहा था। उसका मकसद दिल्ली में एक आतंकी घटना को अंजाम देना था। लियाकत ने दिल्ली पुलिस के पूछताछ के बाद ये भी खुलासा किया है कि पाकिस्तान से उसे कॉल आया था कि उसे दिल्ली स्थित जामा मस्जिद इलाके में जाना है और वहां पहुंचकर उसे इरफान नाम के शख्स से बात करनी है। पुलिस के मुताबिक इरफान हिजबुल का कमांडर है। दिल्ली पुलिस को लियाकत के मोबाइल चिप से कुछ तस्वीरें भी मिली हैं। पुलिस चिप में मौजूद तमाम नंबरों की भी जानकारी लेने में जुटी है। दिल्ली पुलिस ने ये भी बताया कि सभी खुफिया एजेंसियों ने दिल्ली पुलिस को सूचना दी थी कि 19 मार्च को पाकिस्तानी या पाक अधिकृत से एक आतंकी नेपाल के रास्ते देश में दाखिल होने वाला है। गृह मंत्रालय हिजबुल मुजाहिदीन के संदिग्ध आतंकी लियाकत अली शाह की गिरफ्तारी की जांच के आदेश दे सकता है। गृह सचिव आर के सिंह ने ये बात दिल्ली पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से किए जा रहे अलग अलग दावों के बाद कही। गृह मंत्रालय ने दोनों राज्यों की पुलिस की ओर से रखे गए पक्ष पर संज्ञान लिया और मुहैया कराए गए तथ्यों की जांच कर रहा है। आपको बता दें कि एक और दिल्ली पुलिस जहां लियाकत को गिरफ्तार कर दिल्ली में आतंकी साजिश को नाकाम करने का दावा कर रही है, वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस लियाकत के परिवार वालों के दावे का समर्थन कर रही है कि लियाकत ने नेपाल सीमा से लगी सनौली सुरक्षा चौकी पर समर्पण किया था और वह जम्मू कश्मीर सरकार की पुनर्वास नीति के तहत राज्य वापस लौट रहे समूह का हिस्सा था। रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के सख्त रवैये और हस्तक्षेप के बाद ही इतालवी मरीनों की भारत वापसी हो सकी है। एंटनी ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के सख्त रवैये के कारण इस समस्या को जल्द ही सुलझा लिया गया और केंद्र ने भी इसमें सकारात्मक भूमिका निभाई। एंटनी ने ये भी कहा कि इस मामले में केंद्र ने राज्य सरकार की भावनाओं का पूरी तरह से सम्मान किया है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री वीरप्पा मोइली ने रविवार को दिल्ली में एडिटर कॉन्फ्रेंस में भाग लेते हुए कहा कि सरकार जल्द ही शेल गैस नीति का ऐलान करेगी। मोइली ने बताया कि ऊर्जा की जरूरतों को देखते हुए शेल गैस एक अच्छा स्रोत बनकर उभर रहा है। पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन DGH ने शेल गैस की संभावनाओं को तलाशने के लिए कुछ जगहों को चिन्हित भी किया है और कई संस्थानों की टीम भी गठित की गई है। पेट्रोलियम मंत्री ने एक बार फिर दोहराया कि सरकार आम आदमी को सस्ता ईंधन मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह संजय दत्त के जोरदार बचाव में आ गए हैं। संजय दत्त को 1993 मुंबई सीरियल ब्लास्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आर्म्स एक्ट के तहत 5 साल की